प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमने जो सर्जरी का स्टार्ट लिया वो लीवर से लिया है, और सर्जरी पढ़ने के लिए आपको अप्लाइड एनाटॉमी का लाजमी पता होना चाहिए। अप्लाइड एनाटॉमी वो जो कि मतलब सर्जरी में यूज होती है, और लीवर हमारे एमबीबीएस के लेवल पर सर्जरी में सिर्फ आपको प्रोसीजर का नाम, उसकी इंडिकेशन, उसकी कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है, और मतलब के प्रेफर्ड कब है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना है आपने, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखना है, या आपने इसको सर्जरी की तरफ लेके जाना है। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली हम पढ़ने लगे हैं, हम सर्जरी तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो वो सर्जरी वाले पार्ट में आपको सिर्फ उसकी इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन वगैरह अगर आपको पता है तो ये मोर देन इनफ है एमबीबीएस के लेवल पर, किसी भी एमबीबीएस के लाइसेंसिंग एग्जाम के लेवल पर। तो लीवर हम स्टार्ट करते हैं। तो लीवर की जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसमें सबसे पहले क्या हमारे पास नॉर्मल वेट है, जिसमें 1800 मेल्स में होता है और 1400 फीमेल्स में। अच्छा, लीवर का जो काम है फिजियोलॉजिकली वो क्या है, स्टोरेज है, मेटाबॉलिज्म है, और जो मेन मतलब हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है वो लीवर करता है। वो कैसे करता है, जब आफ्टर मील एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी जो लीवर की है वो 65 ग्राम्स पर केजी होती है, ठीक है। मतलब 65 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो एक नॉर्मल मेल में इतनी ग्लाइकोजन स्टोरेज कैपेसिटी होगी। अच्छा, बॉडी में सिर्फ दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनकी डुअल ब्लड सप्लाई है, ठीक है, एक लीवर है और एक लंग्स। लीवर की दो ब्लड सप्लाई कैसे हैं कि एक तो इसे पोर्टल वेन सप्लाई करती है और दूसरा इसको हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है। लंग्स की कौन सी दो हैं, एक इसको पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है और दूसरा ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है। तो ये लंग्स और लीवर के पास सिर्फ क्या है, दो डुअल ब्लड सप्लाई है। इसके अलावा लीवर में जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। इवन के अगर आप जस्ट एक लोब छोड़ दें, ठीक है, बाकी सारी रिसेक्ट कर लें तो ये फिर से रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए सिर्फ लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑर्थोट्रोपिक लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। मतलब क्या होता है कि एक लीवर से आप 5-7 लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपिक ट्रांसप्लांट। तो उसमें एक लोब से भी वो लीवर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है दोबारा से। अच्छा, हम ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं अगर लीवर की, तो मेनली जो लीवर को सप्लाई करती है वो पोर्टल वेन है 75, फिर जो 25% है वो हेपेटिक आर्टरी। लेकिन आपको ये पता है कि पोर्टल वेन का जो ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, जीआईटी से यूज होने के बाद वो क्या होता है, वेनस ब्लड होता है। और वेनस ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसमें ये है कि नॉर्मल सप्लाई चाहे पोर्टल वेन ज्यादा देता है, लेकिन जो ऑक्सीजन डिमांड है वो दोनों तकरीबन हाफ हाफ, 50% पोर्टल वेन करती है, 50 to 70%, ठीक है। और हिपैटिक आर्टरी जो कि टोटली ऑक्सीजनेटेड है, तो वो 30 to 50% ऑफ लीवर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो करती है। अच्छा, अब पोर्टल वेन को अगर हम लाइगेट कर दें तो दो अगर सप्लाई हो तो एक अगर कंप्रोमाइज होगी तो दूसरी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, ठीक है। तो अगर पोर्टल वेन लाइगेटेड हो जाए तो हिपैटिक आर्टरी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ब्लड उसमें से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और अगर हिपैटिक आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो या आर्थरोस्क्लेरोसिस हो कुछ भी, तो पोर्टल वेन क्या कहते हैं, कंपनसेट कर सकती है। लेकिन क्योंकि पोर्टल में इन टर्न खुद डिपेंडेंट है आगे जीआईटी की सर्कुलेशन पर, तो पोर्टल वेन का जो रिस्पांस टाइम है या मतलब कंपनसेशन है वो थोड़ी डिले होती है, हिपैटिक आर्टरी की जो कंपनसेशन है वो फौरन होती है। अच्छा, फिर हमारे पास एक चीज हमें ये याद रखनी है कि हमने कहा कि अगर लीवर है, ठीक है, ये हमारे पास लीवर है, लीवर के जो नॉर्मल सेल्स है ना, जस्ट उनके लिए डुअल ब्लड सप्लाई है। ये लीवर के क्या है, नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। लेकिन अगर लीवर में कोई मेलिग्नेंसी है या कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक आर्टरी ही सप्लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके लिए कोई मतलब डुअल ब्लड सप्लाई नहीं होंगी, वो पोर्टल वेन डिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मेलिग्नेंसी लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या कोई भी और दूसरी हेमेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है, एंजियोब्लास्टोमा, कोई भी है लीवर की मेलिग्नेंसी, वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटिक आर्टरी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका एक और जनरल रूल है, और वो रूल ये है कि नॉर्मल हम जो मेलिग्नेंसी का डायग्नोस देते हैं ना, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है जो मेलिग्नेंसी में, ठीक है, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो क्या होता है, बायोप्सी होता है, ठीक है।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का होता है बायोप्सी। लेकिन हमारे पास जो लीवर, बाइल डक्ट और ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हिपेटोबिलियरी ट्रैक। हिपेटोबिलियरी ट्रैक की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बायोप्सी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन रीजन में बायोप्सी करना आसान नहीं है। जी, तो हम किधर थे कि हिपेटोबिलियरी ट्रैक जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बायोप्सी नहीं होती। ओवरऑल ये पैथोलॉजी का रूल है कि कोई भी कैंसर की जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या होती है, बायोप्सी होती है या एफएनएसी होती है, ठीक है, फाइन नीडल, उसको भी क्या कहते हैं, एस्पायरेशन को, वो भी एक तरह की बायोप्सी होती है। लेकिन हिपेटोबिलियरी ट्रैक में आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन होती है चॉइस के लिए, वो क्या होती है, इमेजिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है, इमेजिंग टेक्निक्स होती है। जैसे लीवर के लिए जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, ट्रिपल फेज सीटी। अब ट्रिपल फेज सीटी का क्या मतलब है? ट्रिपल फेज सीटी का मतलब ये है, ठीक है, तो ट्रिपल फेज सीटी का मतलब ये है, हमारे पास ये है लीवर, ये उसकी कोर्स क्या है, हमारे पास अगर लीवर की तरफ जा रही है तो ये उसकी आर्टरी होगी, और ये उसकी क्या है, वेन है जो लीवर से बाहर जा रही है, ठीक है। ट्रिपल फेज सीटी में क्या करते हैं हम, कि पहले सीटी हम करते हैं विदाउट कंट्रास्ट, बगैर कंट्रास्ट दिए हम सीटी करेंगे। फिर हम सेकंड कंट्रास्ट तब करेंगे जब ब्लड फ्लो यहाँ से एंटर हो रहा होगा, मतलब उस वक्त आर्टरीज में होगा कंट्रास्ट और वो लीवर में एंटर हो रहा होगा, ठीक है। और लास्ट जो हम सीटी रिपीट करेंगे वो तब करेंगे जब ब्लड वेन्स में से गुजर रहा होगा और लीवर से बाहर जा रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फेज सीटी कहते हैं, ठीक है। इसके तीन फेजेस होते हैं, नॉन कंट्रास्ट फेज, एट्रियल फेज और वेनस फेज। ये डायग्नोस्टिक जो इस ट्रिपल फेज सीटी पे जो फीचर मिलता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, वो क्या है, एट्रियल हाइपरवेस्कुलराइजेशन विद वेनस वॉशआउट। कहने का क्या मतलब है इसका, कि जब एट्रियल फेज होगा तो आपको सेल ज्यादा नजर आएंगे, हाइपरवेस्कुलराइजेशन होगी, और जब वेनस फेज में आएगा तो कंट्रास्ट वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें सेल्स डेंसिटी या इमेजिंग डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं, ये ट्रिपल फेज सीटी कहते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। अच्छा, फिर हमें एक और चीज जो करनी है, ठीक है, वो हमारे पास अभी क्या है, अल्ट्रासाउंड पर नॉर्मल। ये तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का था, ये नॉर्मल पर्सन में, कि नॉर्मल पर्सन में अगर आप लीवर का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसका व्यू क्या होता है, मिकी माउस व्यू होता है। वो क्यों होता है मिकी माउस व्यू, वो जैसे ये बना ही हुआ है, अलग से बनाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ये क्या है, हमारे पास पोर्टल वेन है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और ये क्या हमारे पास हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो इसमें पोर्टल वेन जो होती है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, राइट साइड पे कॉमन बाइल डक्ट होती है, और लेफ्ट साइड पर हिपैटिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो इस शेप में आप देखें कि ये मिकी माउस जैसा लग रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मिकी माउस व्यू कहते हैं। ये मतलब डायग्राम है, और ये असल में उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें, जो फर्स्ट है, जो ये लार्ज सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, पोर्टल वेन है। ये एरो जिस पे लगी है ये छोटा सा है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। और इसी तरह ये जो है, ये हिपैटिक आर्टरी है। तो ये अल्ट्रासाउंड पर नॉर्मल पर्सन में अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं लीवर का, तो मिकी माउस अपीयरेंस मिलती है। और किस व्यू पे मिलती है, जिस व्यू पे मिकी माउस अपीयरेंस मिलेगी उसे आप क्या कहेंगे, मिकी माउस व्यू। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, आप लोगों को उसमें से कुछ क्वेश्चन है, स्पीड का कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दें ताकि मैं स्लो हो जाऊं। अगर समझ आ रही है तब भी रिस्पॉन्ड करें चैट में, नहीं आ रही तो तब भी। जी मरियम और अजीम। ओके, मरियम।
अगर अभी आपको ये समझ आ गया है कि ट्रिपल फेज सिटी क्या है, ऐसी कि मैं रिपीट करूंगा? क्या इतनी से समझ आ गया? लेकिन क्योंकि मैं आपको यहाँ से हमने जो फर्स्ट पेज किया है उसकी समरी आपको बताता हूँ। ऊपर वाले पॉइंट्स तो हैं याद रखने के, क्या क्या करता है। दूसरा आपको याद रखना है कि लीवर रीजनरेटिव कैपेसिटी है, इसलिए इसमें ऑर्थोट्रोपिक ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। दूसरा, इसकी दो डुअल ब्लड सप्लाई है, लेकिन जो पोर्टल वेन है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई दोनों 50-50 करते हैं, ठीक है। और अगर पोर्टल वेन को लाइगेट कर दें तो हिपैटिक आर्टरी जल्दी कंपनसेट कर सकती है, लेकिन अगर हिपैटिक आर्टरी अगर लाइगेट हो जाए तो पोर्टल वेन को टाइम लगता है कंपनसेशन में। थर्ड पॉइंट हमने ट्रिपल फेज सिटी का पढ़ा, इसमें 3 फेज होंगे। फर्स्ट आप विदाउट कंट्रास्ट करेंगे, देन आप तब करेंगे जब वो कंट्रास्ट के आर्टरीज में से गुजर रहा होगा, ठीक है, उस वक्त पर। और लास्ट में आप जो थर्ड सिटी करेंगे फेज, वो उस वक्त होगा जब कंट्रास्ट आपका वेन्यूल्स या वेनस पार्ट में होगा, ठीक है। और इस चीज पर जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो फीचर देता है वो क्या होता है? आर्ट्रियल हाइपरवेस्कुलराइजेशन विद वेनस वॉशआउट, ठीक है। तो ये इसका फीचर था। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो अल्ट्रासाउंड पर, कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करें लीवर का नॉर्मल पर्सन में, तो जो पोर्टल ट्रायड है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो मिकी माउस जैसी होती है, और ये आप अल्ट्रासाउंड में भी देख रही हैं कि ये मिकी माउस व्यू आपको मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लीवर की एनाटॉमी से ही रिलेटेड है। नॉर्मली जो इसकी ओल्ड क्लासिफिकेशन थी ना लीवर की, वो दो लोब्स होती थी। जैसे कैसे लोब्स होती थी? दो, एक राइट और एक लेफ्ट। जैसे ये है जो मैंने लाइन लगाई है, ठीक है, इससे इधर क्या है? राइट है और इधर लेफ्ट है। लेकिन जो न्यू क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी वो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट की बेस पे थी। उसको डिवाइड करने वाला जो लैंडमार्क था वो क्या था? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास न्यू क्लासिफिकेशन है वो दो चीज पे बेस है। एक पोर्टल वेन पे, ये क्या है? आपकी पोर्टल वेन है, ठीक है, और पोर्टल वेन की ब्रांचेज है। और हिपैटिक आर्टरी, दो पर हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये लीवर के जो टोटल सेगमेंट बनते हैं वो हमारे पास 8 सेगमेंट बनते हैं, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है सर्जिकली। जो हम कहते हैं हेमी हिपेक्टोमी और एक्सटेंडेड हिपेक्टोमी, तो उसमें इसके मतलब हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से सेगमेंट हम उसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम में ये देखें, ये है पोर्टल फिशर, जहां से पोर्टल वेन गुजर रही है। ये क्या है? पोर्टल फिशर है। तो ये हमारे पास पोर्टल फिशर है, ठीक है। पोर्टल फिशर से जो इधर जितना है ये हमारे पास राइट लोब है, और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है, ठीक है। लीवर के टोटल कितने सेगमेंट हैं? 8। 8 में से जो 7 सेगमेंट हैं वो क्या है? एंटीरियरली प्रेजेंट है, उन्हें आप देख सकते हो। आपको ये जो सेगमेंट नजर आ रहे हैं, और एक जो सेगमेंट है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, उसको आप नहीं देख सकते। और वो कौन सा सेगमेंट है? सेगमेंट 1, जिसको हम क्वाड्रेट लोब भी कहते हैं। क्वाड्रेट लोब की आगे इंपॉर्टेंस है, हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो बैक साइड पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, वो सेगमेंट 1 है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास राइट और लेफ्ट लोब आ गई। अब इसको हमने फर्दर डिवाइड करना है। इसको हमने किस बेस पे डिवाइड किया? पोर्टल फिशर की बेस पर, ठीक है। फिर इसको हमने जो फर्दर डिवाइड किया वो ये है राइट पोर्टल वेन, ये लेफ्ट पोर्टल वेन, ठीक है। और जैसे जैसे पोर्टल वेन होती है वैसे वैसे ही हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस भी होती हैं। राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी, और दरमियान में क्या होती है? ये जो है हमारे पास, ये मीडियन हिपैटिक आर्टरी। ये पोर्टल वेन थी रेड वाली, जिस पे ब्लू लाइन लगाई है, वो मीडियन हिपैटिक आर्टरी है। ये जो है ये राइट हिपैटिक आर्टरी है, ये लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी है, और इधर ही पोर्टल वेन की ब्रांचेस भी होती हैं, राइट और लेफ्ट। तो इन दो क्लासेस पे हम इसे डिवाइड करते हैं, और इस तरह हमारे पास जो इसके सेगमेंट बनते हैं ना, वो कितने बनते हैं? 8। 8 सेगमेंट में से जो लेफ्ट वाली होती है वो लेफ्ट लोब को दोबारा 2 सेक्टर में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट वर्ड क्या है? लोब। डिवीजन अगर हम करें तो फर्स्ट वर्ड क्या है? लोब। फिर लोब डिवाइड किसमें होती है? सेक्टर में, ठीक है। सेक्टर मैं टैक्सी कर देता हूं। पहले लोब है, फिर सेक्टर्स है।
ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट में आपने फर्क समझना है। सेक्टर के बाद आगे जो फर्दर डिवीजन होती है वो होती है सेगमेंट्स में, ठीक है। तो सेक्टर और सेगमेंट, तो हमारे पास जो इसने डिवाइड किया है पोर्टल वेन्स ने, ठीक है। तो पोर्टल वेन ने दो सेक्टर में डिवाइड किया है। एक है 4 वाला, 4A और 4B, इसको मिला के एक सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इंटीरियर सेक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर सेक्टर। इतना जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है ये है पोस्टीरियर सेक्टर। और ये जो दो सेगमेंट आते हैं ये आते हैं एंटीरियर सेक्टर, ठीक है। तो दो हमारे पास पार्ट हैं, अब हम इस पे दोबारा, ये एक सेक्टर है जो रेड में है और ये दूसरा सेक्टर है, ठीक है। जो ब्लू में है वो सेकंड सेक्टर है और जो वो है फर्स्ट सेक्टर है। तो लेफ्ट लोब के दो सेक्टर हैं। इसी तरह जो राइट लोब है उसके भी दो सेक्टर है। एक सेक्टर ये पोस्टीरियर है और एक सेक्टर जो है वो एंटीरियर है। अब लोब को सेक्टर में कौन डिवाइड कर रहा है, पोर्टल वेन की ब्रांचेस, ठीक है। ये एंटीरियर सेक्टर, पोस्टीरियर सेक्टर, एंटीरियर सेक्टर, पोस्टीरियर सेक्टर। अब आप में से चैट में रिस्पॉन्ड करना है किस सेक्टर में जस्ट एक लोब है। मैंने 4 सेक्टर बनाए हैं, किस सेक्टर में जस्ट एक लोब है। मरियम, किस सेक्टर में जस्ट एक लोब है, बाकियों में दो दो लोब है। लेफ्ट, पोस्टीरियर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और हमारे पास बाकी तीनों सेक्टर्स में क्या है, दो दो सेगमेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद जो हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ये देखें जो हॉरिजेंटल है, ये हिपैटिक आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं वो फिर सेक्टर्स को फिर सेगमेंट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जैसे हमारे पास राइट पोस्टीरियर सेक्टर जो है वो 7 और 6 में डिवाइड हो गया, राइट एंटीरियर सेक्टर 8 और 5th में डिवाइड हो गया। अब ये आपको सेगमेंट के नाम कैसे याद रहेंगे, मतलब ये तो इतना ज्यादा नाम है, कौन सा सेगमेंट 1 है, कौन सा 4 है, तो वो आपको कैसे याद रहेंगे, उसके लिए मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। आपने कहां से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेगमेंट 1, जो हमने क्या कहा था, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर पोस्टीरियरली है और आपने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थंब आप अपना नीचे रखें और फिर आप अपना हाथ रोटेट करके देखें, जिधर आपकी फिंगर रोटेट हो रही है वो डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है। हम 2 पे आ गए हैं, 2 से फिर 3 पे, 3 से 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे और लास्ट में 8 में। तो आपको सेगमेंट के नाम याद हो गए हैं कि ये कैसे अरेंज्ड है, पोस्टीरियरली, देन एंटीरियरली, देन राइट, ठीक है। तो ये इनका डायरेक्शन है। और अगर सिंपल हम कहना चाहें तो ये सेगमेंट एंटी क्लॉकवाइज अरेंज्ड है। तो ये सेगमेंट के आपको नेम समझ आ गए हैं, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि इधर ये सेगमेंट था, आपने ये याद रखना है कि सेगमेंट आर अरेंज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। डायग्राम को हम पढ़ चुके हैं कि इसने इसको क्या किया था, 8 सेगमेंट में डिवाइड किया था। इसका नाम था क्वेनेट क्लासिफिकेशन ही कहते हैं लीवर लोब्स की, और वही साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टल वेन जो कि वर्टिकल है और हिपैटिक वेन जो कि हॉरिजेंटल है, ठीक है। गाल ब्लैडर जो है ये भी आता है। ये हमारे पास क्या है, ये भी मैं आपको समझा दूं। ये जो ब्लैक है ये गाल ब्लैडर है। अब गाल ब्लैडर एक तो 5th से अटैच है, 5th लोब से, और एक किससे अटैच है, 4th से, इन दो से अटैच है। तो इसमें बड़े क्वेश्चंस हैं, गाल ब्लैडर कौन से दो सेगमेंट से अटैच है, 4B और 5 से। तो जब भी कार्सिनोमा ब्लैडर होगा, ठीक है, तो सेगमेंट 4B और 5 इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब भी आपने एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टोमी करनी है, मतलब गाल ब्लैडर को रिमूव करना है, तो फिर एक्सटेंडेड वाले में अगर वो कहे सिंपल कोलिस्टेक्टोमी, फिर सिर्फ गाल ब्लैडर रिमूव होता है।
अगर वो कहे एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टोमी तो फिर गाल ब्लैडर के साथ साथ सेगमेंट 4 और सेगमेंट 5 भी रिमूव होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमने पढ़ लिया कि राइट एंटीरियर सेक्टर में कौन से हैं, राइट पोस्टीरियर सेक्टर में कौन से हैं, लेफ्ट एंटीरियर सेक्टर में कौन से हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर सेक्टर में कौन से हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, लीवर की डिवीजन थी। अब हम देखते हैं कि सर्जरी के नेम्स कैसे हैं। हेमी हिपेक्टेक्टोमी, अगर हेमी हिपेक्टेक्टोमी है तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी हमने दो लोब्स में, दो लोब्स वाली क्लासिफिकेशन कौन सी थी, तो दो लोब्स में जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो क्या थी कि ये जो हमारी वर्टिकल लाइन थी, एक तरफ राइट लोब थी, एक तरफ लेफ्ट लोब थी। तो हेमी हिपेक्टेक्टोमी का क्या मतलब बनेगा कि या तो आप राइट लोब रिमूव कर दें, ठीक है, अगर राइट हेमी हिपेक्टेक्टोमी करनी है, और अगर लेफ्ट हेमी हिपेक्टेक्टोमी करनी है तो लेफ्ट लोब रिमूव कर दें। ठीक है, तो राइट हेमी हिपेक्टेक्टोमी में राइट लोब होगी, और राइट लोब के दो सेक्शन थे, ठीक है, जिसमें एक एंटीरियर सेक्टर था और एक पोस्टीरियर सेक्टर, और 4 सेगमेंट थे, 4, 6, 7, 8। ये हम राइट हेमी हिपेक्टेक्टोमी में रिमूव करते हैं। फिर हमारे पास लेफ्ट हेमी हिपेक्टेक्टोमी में हम कौन से दो सेक्टर रिमूव करते हैं, एक एंटीरियर सेक्टर जिसमें दो पार्ट थे, 3 और 4, और एक जो अकेला सेक्टर जिसमें सिर्फ एक ही सेगमेंट आता है, वो क्या था, लेफ्ट पोस्टीरियर। तो उसमें हम सेगमेंट सेक्टर 2 या सेगमेंट 2 रिमूव करते हैं। तो लेफ्ट हेमी हिपेक्टेक्टोमी में टोटल 3 सेगमेंट रिमूव होते हैं, 2, 3 और 4 के दो पार्ट। फिर एक टर्म होती है ट्राई सेगमेंटेक्टोमी। ये जो टर्म है ना, ये मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या बनता है कि आपने 3 सेगमेंट रिमूव करने हैं। ट्राई सेगमेंट टेक्टोमी क्या है कि इसमें 3 सेगमेंट रिमूव करने हैं, लेकिन ये मिसनोमर है। असल में ये ट्राई सेक्टर टेक्टोमी होना चाहिए था, मतलब इसमें आप 3 सेक्टर रिमूव करते हैं। तो राइट ट्राई सेगमेंटेक्टोमी में क्या होता है कि राइट हेमी हिपेक्टोमी प्लस एक सेक्टर लेफ्ट लोब से। ठीक है, कौन सा सेक्टर आएगा लेफ्ट लोब से, लेफ्ट लोब से सेक्टर आएगा जो एंटीरियरली है। तो ये पता नहीं क्या आ गया है, कैसे करेंगे। चलिए, ओके, इसमें ये ड्रा बोर्ड मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मुझे फिर से लगाना पड़ेगा।
जी, अब आपके सामने ये फिर से है। तो हम जो टर्म डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी? ट्राई सेगमेंट टेक्टोमी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि राइट और या लेफ्ट लोब रिमूव करते हैं, साथ एक एडिशन क्या कर देते हैं, एक सेक्टर और ऐड कर देते हैं, एक सेक्टर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हमने राइट ट्राई सेगमेंटेक्टोमी करनी है तो लेफ्ट का जो एंटीरियर सेक्टर है साथ वो मिला लेंगे, और अगर हमने लेफ्ट ट्राई सेगमेंटेक्टोमी करनी है तो हम एक सेक्टर यहां से मिला लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राई सेगमेंटेक्टोमी। तो आपको ये भी पता लग गया है। ठीक है, लेफ्ट ट्राई सेगमेंटेक्टोमी या एक्सटेंडेड लेफ्ट हिपेक्टेक्टोमी में कौन से सेगमेंट रिमूव होंगे? फिर ये है हमारे पास, अब हमने सब सेगमेंट डिस्कस कर ली। जो पोस्टीरियर साइड पे था वो सेगमेंट रह गया। पोस्टीरियर साइड पर क्या है कि क्वाड्रेट लोब कहते हैं सेगमेंट 1 को। सेगमेंट 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको क्वाड्रेट लोब कहते हैं, इसका एक अलग से नाम है। तो आपको ये याद रखना है कि सेगमेंट 4 को क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब। लेकिन सेगमेंट 1 अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसको क्वाड्रेट लोब कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब की आगे फिर 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। ए को क्या कहते हैं? स्पाइनल लोब। बी को कहते हैं पैराकेवल पोर्शन, क्योंकि ये इंफीरियर वेना केवा के जस्ट साथ है, और ये क्वाड्रेट प्रोसेस है। तो क्वाड्रेट लोब के आगे फर्दर 3 पार्ट है। ठीक है, फिर क्वाड्रेट लोब की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये इसके 3 पार्ट हैं। ये इसकी जो एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन से वो उसका क्या कहते हैं? ड्रेनेज है, मेनली लेफ्ट साइड वाली से। इसी तरह जो बिलियरी ड्रेनेज है वो दोनों राइट डक्ट को भी जाता है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को भी जाता है, और ये ड्रेन करती है डायरेक्टली इंफीरियर वेना के बाद। बाकी जितने भी सेगमेंट हैं वो पहले हिपैटिक वेन बनती हैं, फिर हिपैटिक वेन बनकर मेन हिपैटिक जो कॉमन हिपैटिक वेन है वो बनती है। लेकिन क्वाड्रेट लोब का जो वेनस ड्रेनेज है वो इंफीरियर वेना केवा में जाता है। क्वाड्रेट लोब की जो सप्लाई है वो राइट से भी आती है, लेफ्ट से भी आती है, हिपैटिक वेन से। क्वाड्रेट लोब का जो बिलियरी ड्रेनेज है वो राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को भी जाता है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट को भी जाता है। तो ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज थी क्वाड्रेट लोब। अब एडवांटेज क्या है क्वाड्रेट लोब? क्वाड्रेट लोब के एडवांटेज ये हैं कि हमने ये पढ़ा, इसमें मैं यहीं ड्रा करता हूँ कि हमारे पास ये क्या है? लीवर है। ठीक है, ये लीवर है, और इसमें ये जो रेड है ये हमारे पास क्वाड्रेट। जो पूरे लीवर की सप्लाई है ना वो कहाँ जाती है? हिपैटिक वेन को जाती है। ये जो मैंने रेड से बना रहा हूँ ये हिपैटिक वेन है। लेकिन जो क्वाड्रेट लोब की जो सप्लाई है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में जाती है। ये जो जिसका मतलब ल्यूमन लार्ज है, ठीक है, विड्थ ज्यादा है, वो क्या है? इंफीरियर वेना केवा। जिसकी विड्थ कम है वो ऑफ कोर्स हिपैटिक वेन है। तो अगर हिपैटिक वेन में क्या हो जाए? थ्रोम्बोसिस हो जाए। अब ये क्या है? ब्लॉकेज हो गया, तो सारे का सारा जो लीवर है उसकी क्या हो गई है? वेनस ड्रेनेज स्टॉप हो गया है। लेकिन क्वाड्रेट लोब जो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है उसका वेनस ड्रेनेज स्टॉप नहीं हुआ। एट्रोफी 2 तरह से होती है। एक, अगर आप आर्टरियल सप्लाई को बंद कर दें तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, सेल्स एट्रोफिड हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप वेनस साइड पे ब्लॉक कर दें तो पहले कंजेशन होती है, कंजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है? लीवर किसी भी ऑर्गन की एट्रोफी। तो इसमें क्या होगा? जब हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस होती है, इसका नाम होता है बर्ड कैरी सिंड्रोम। बर्ड कैरी सिंड्रोम में क्या होता है? हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस। जब हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस होती है तो बर्ड कैरी सिंड्रोम में जैसे होता है तो सारे का सारा लीवर क्या हो जाता है? एट्रोफिड। लेकिन जो क्वाड्रेट लोब होती है वो क्या करती है? कंपनसेट करती है, और उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मतलब पैथोलॉजी होती है उसमें बर्ड कैरी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, अब एडवांटेज क्या है इसके? एक दफा रीड कर लेते हैं। बर्ड कैरी सिंड्रोम काज्ड बाय हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, होल लीवर इज अफेक्टेड एक्सेप्ट क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब जो है वो क्यों बच जाती है? क्योंकि उसका जो ड्रेनेज है वो हिपैटिक वेन्स में नहीं है बल्कि इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली है। इन क्रॉनिक केसेस होल लीवर एट्रोफाइड हो जाता है। यहाँ क्रॉनिक क्यों लिखा है? क्योंकि एक्यूट केस में, बर्ड कैरी सिंड्रोम के एक्यूट केस में कंजेशन होगी, फिर जब कंजेशन प्रोलॉन्ग्ड रहेगी तब जाके ऑर्गन एट्रोफिड होता है। अदरवाइज
पहले कंजेशन होती है जो क्या कहते हैं लीवर हिपैटोमेगाली होगी अर्ली स्टेजेस में बर्ड कैरी सिंड्रोम के। फिर क्वाड्रेट लोब जो क्या हो जाती है हाइपरट्रोफाइड हो जाती है कंपनसेशन की वजह से। अब ये तो इसका एडवांटेज था। अब डिसएडवांटेज क्या है इसका कि रूटीन लिए अगर हम क्वाड्रेट लोबेक्टोमी करें, ठीक है, ये कब करते हैं हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा में, ठीक है। हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा में क्यों करते हैं? ड्यू टू अर्ली इन्वॉल्वमेंट इन द कार्सिनोमा। अब ये आपने यहां से देखना है हाइलर किसे कहते हैं। जैसे लंग की भी हाइलस होती है, लंग की हाइलस कौन सी होती है? जहां से पल्मोनरी आर्टरी एंटर होती है, ब्रोंकाई आपके एंटर होते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरीज एंटर होती हैं, तो वो क्या होता है हाइलस। इसी तरह किडनी की भी हाइलस होती है, किडनी की हाइलस जहां से रीनल पेल्विस निकलता है, रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन निकलती है। तो इन चीजों को एंट्री पॉइंट को जहां से स्ट्रक्चर किसी ऑर्गन में एंटर हो या एग्जिट हो उसको क्या कहते हैं हम हाइलस कहते हैं। तो ये भी क्या है हाइलर प्लेट है लीवर की, ठीक है। यहाँ से ये कॉमन बाइल डक्ट आपका पोर्टल ट्राइड एंटर या एग्जिट हो रहा है। तो इसकी जो लोकेशन है ना हाइलर प्लेट की वो क्या है क्वाड्रेट लोब ऐसे है इधर, ठीक है। तो इसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे जल्दी होती है, क्वाड्रेट लोब की इन्वॉल्वमेंट सबसे जल्दी होती है जो हमारे पास सेगमेंट 1 है। तो इसलिए जब भी कोलेंजियोकार्सिनोमा होगा, किसका होगा कोलेंजियोकार्सिनोमा? आप में से मुझे रिस्पॉन्स करना है। ये 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं, कॉमन बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। चैट में आप रिस्पॉन्ड करें कि कोलेंजियोकार्सिनोमा किस स्ट्रक्चर का होता है। जी बिल्कुल सही है। तो बाइल डक्ट का कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, इस वजह से वो क्या कह रहा है ये इसका डिसएडवांटेज है, तो हमें क्वाड्रेट लोबेक्टोमी करनी पड़ती है। एक और चीज हमने पढ़ी थी ऊपर कि गाल ब्लैडर के कैंसर में हमें कौन से 2 सेगमेंट रिमूव करने पड़ते हैं? जी अजीम अब आप बताओ 2 सेगमेंट कौन से रिमूव करने पड़ते हैं गाल ब्लैडर के कैंसर में? अजीम सेगमेंट्स जो हैं उसमें से गाल ब्लैडर के पास कौन से 2 सेगमेंट प्रेजेंट है? ये हमारे पास गाल ब्लैडर है, ठीक है। इसके पास कौन से 2 सेगमेंट प्रेजेंट है? 4B एंड 5। गुड। बस ये चीजें सर्जरी में ये नहीं है कि हमने सर्जरी करनी है पढ़ने के व्यू से। जब स्पेशलाइजेशन में जो सर्जरी होती है क्योंकि वही सर्जरी कर सकता है, एक फिजिशियन को या जस्ट एमबीबीएस को वैसे ही अलाउ नहीं होता सर्जरी करना, ठीक है। अच्छा तो फिर हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फेशियल प्लेट एंड लीवर हाइलस। ये क्या है कि ये सारे पोर्टल स्ट्रक्चर जो एंटर होते हैं, ठीक है, उसको मिला दो। जैसे आपने फिमोरल शीथ पढ़ी होगी, कैरोटिड शीथ पढ़ी होगी, कैरोटिड शीथ में क्या आता है? कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जब आप किसी फेशिया में कवर कर देते हो तो उसको शीथ कहते हैं। इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ एंडो एब्डोमिनल फेशिया अराउंड द पोर्टल स्ट्रक्चर। ओके रिपीट करना है। डिसएडवांटेज देखें, एडवांटेज हमने ये पढ़ा कि एक डिजीज में क्वाड्रेट लोब बच जाती है, बाकी सारा लीवर इन्वॉल्व होता है। डिसएडवांटेज ये है कि हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा हो, क्वाड्रेट लोब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेट लोब में हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको डायसेक्ट करना होगा, इसको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है या चांसेस होते हैं इसकी इन्वॉल्वमेंट में, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके फिर हम कह रहे थे कि फेशियल प्लेट अराउंड लीवर हाइलस क्या होता है। तो ये मतलब क्या है कि पोर्टल स्ट्रक्चर्स जो एंटर होते हैं लीवर में, अगर उसे फेशिया में आप कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस। हिपैटिक वेन नहीं होती, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इसमें हिपैटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, कॉमन बाइल डक्ट है, लेकिन हिपैटिक वेन जो है वो इस फेशिया में या इस कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब फेशियल प्लेट क्या है? ये हमारे पास हाइलर प्लेट है, ठीक है। और फेशियल प्लेट क्या है? अराउंड गाल ब्लैडर, सिस्टिक प्लेट अराउंड हाइलम ऑफ लीवर, ये है हाँ, हमने क्या कहा हाइलस। हाइलस होता है या हाइलम, इसमें क्या कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है इसमें जस्ट। तो हाइलम के साथ कौन सी प्लेट है? हाइलर प्लेट। ये हमारे पास हाइलर प्लेट है, ठीक है।
अराउंड गॉल ब्लैडर ऊपर हम देखेंगे अभी सिस्टिक प्लेट है, ये जैसे ये सिस्टिक प्लेट है और यहाँ क्या होता है आपका गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और नियर एम्ब्लिकस क्या होता है, एम्ब्लिकल प्लेट। ये एम्ब्लिकल प्लेट इस डायग्राम में अभी नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन ये अराउंड एम्ब्लिकस, एम्ब्लिकस कहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो उसके सराउंडिंग में क्या है, एम्ब्लिकल प्लेट। अच्छा, अब हमारे पास है ये प्रिंगल्स मैन्यूवर। प्रिंगल्स मैन्यूवर होता क्या है, आल्सो नोन एज टोटल इनफ्लो ऑक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि टोटल इनफ्लो ऑक्लूजन, अब टोटल इनफ्लो किन दो स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है लीवर का, जी बताएं आप दोनों। टोटल इनफ्लो कौन से दो स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है लीवर का, जी पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, गुड। तो पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी को अगर हम मतलब उसको ऑक्लूड कर दें, ठीक है, चाहे एक्सटर्नल ऑक्लूजन हो चाहे इंटरनल ऑक्लूजन हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल इनफ्लो ऑक्लूजन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लैंपिंग कर देते हैं किधर, फोरामेन ऑफ विंसलो की। और फोरामेन ऑफ विंसलो क्या है, जहां से ये स्ट्रक्चर पास होते हैं, जहां से पोर्टल ट्रायड पास होता है। अब पोर्टल ट्रायड में क्या है, पोर्टल ट्रायड में एक होती है पोर्टल वेन की ब्रांच, ठीक है, पोर्टल वेन की ब्रांच होती है और दूसरी हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच। और यही दो स्ट्रक्चर आपने अभी मुझे बताया कि ये टोटल इनफ्लो है। तो अगर हम पोर्टल ट्रायड की क्लैंपिंग कर देंगे तो ये दोनों आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, दोनों सोर्सेस, एक आर्टरी और एक वेन है। तो ये क्या हो जाएगा, इट कंट्रोल्स ब्लीडिंग फ्रॉम पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी। जैसे अगर ब्लंट ट्रॉमा होता है ना, आपको नहीं पता होता कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। ब्लंट ट्रॉमा में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्प्लीन के डैमेज के, उसके बाद लीवर के भी हो सकते हैं, ठीक है। या पॉइंट कर रहा है कोई लेसरेटिव ट्रॉमा है, ठीक है, और वो आपके लीवर मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जाके लगा है, तो चांसेस हैं कि लीवर से ब्लीडिंग होगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी ब्रांच क्या कहते हैं ब्लीडिंग कर रही है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से दोनों स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, क्लैंपिंग कर देते हैं, और इस तरह क्या हो जाता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ब्लीडिंग इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड फ्रॉम पोर्टल वेन एज कंपेयर टू हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। अब आपको इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक समझने वाली बात है कि आपको पता होगा कि हिपैटिक वेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्रेसिबल होता है, आर्टरीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए पोर्टल वेन से अगर ब्लीडिंग हो रही होगी ना तो वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर आर्टरी से हो रही होगी तो उसमें कम तो हो जाएगी, लेकिन आर्टरी टोटली अक्लूड नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि आर्टरी क्या होती है, सख्त होती हैं, वेनस क्या, वेन्स जो होती हैं वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। इट डज नॉट कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा एंड हिपैटिक, ये दो पॉइंट। अब क्योंकि आपने पढ़ा था कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि हिपैटिक वेन लैक दिस कंडेंसेशन, तो हिपैटिक वेन तो उसका पार्ट ही नहीं है जिसकी आप ऑक्लूजन कर रहे हो, और इंफीरियर वेना केवा तो बहुत ऊपर है। तो इंफीरियर वेना केवा और हिपैटिक वेन अगर सोर्स है ब्लीडिंग का तो फिर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी, किससे, पिंगल मैन्यूवर से। तो ये आप डायग्राम में देख लें, ये फोरामेन ऑफ विंसलो क्या होता है, फोरामेन ऑफ विंसलो उसे कहते हैं जो लेसर मोमेंटम और ग्रेटर मोमेंटम को आपस में मिलाता है। तो आपने उस फोरामेन से एंटर करना है लेसर मोमेंटम में, ठीक है, बैक से आके दोनों, एक आर्टरी है और एक वेन है, ठीक है, ये वेन हो गई, ये आर्टरी हो गई, इन दोनों को क्या कर देना आपने, क्लैंपिंग कर देनी है, प्रेस कर देना, कोई भी लाइगेशन भी कर सकते हैं आप किसी भी स्ट्रक्चर से। तो ये फोरामेन ऑफ विंसलो है। ये देखें, उसने पहले दो, फर्स्ट स्टेप में क्या है कि आपने दो फिंगर लेके जानी है, फिर इसने थंब रखा है तो वेन इजीली कंप्रेस हो गई, फिर ये इसने क्लैंप लगा दिया है, अभी तक ये वेन पे आया है, ठीक है, आप आगे जाके इसे आर्टरी पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फिंगर्स मैन्यूवर, समझ आ गई है इसकी। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीवर एब्सेस। अब लीवर एब्सेस में काफी तरह के होते हैं, दो तरह के लीवर एब्सेस मोस्ट कॉमन है। एक होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टेफिलोकोकस से ज्यादा, और हमारे यहाँ अमोइबिक लीवर एब्सेस, एंटोअमाइबा हिस्टोलिटिका, वो ज्यादा कॉमन है, ठीक है, एशिया में, और वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेफिलोकोकस है। तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस मोस्ट कॉमन टाइप है लीवर एब्सेस की, ठीक है। ये फिफ्थ और सिक्स डिकेड मतलब 50 वाली एयर्स में होते हैं, और ज्यादातर अल्कोहलिक मेल्स में होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वर्ल्ड वाइड वो इकोलाई है, एशिया में क्या है, क्लबशियला है। ये क्योंकि पायोजेनिक बता रहे हैं तो यहाँ ये सारे के सारे बैक्टीरिया ही डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज जो एशिया में है वो क्या कहते हैं, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका के लीवर एब्सेस भी आप पढ़ोगे आगे।
तो चिल्ड्रन में जो है वो स्टेफ ऑरियस के एब्सेस ज्यादा कॉमन है। अब रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? रूट ऑफ इन्फेक्शन 3 हो सकते हैं। जैसे आपने ना किडनी का पढ़ा होगा, किडनी के 2 रूट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। एक असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, यूटीआई से पाइलोनेफ्राइटिस होता है, पाइलोनेफ्राइटिस तो वो असेंडिंग इन्फेक्शन है, ठीक है, और एक हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है। इसी तरह आप सोचो लीवर में जाने के कितने तरीके हैं? लीवर में जाने के 2 तो ब्लड सप्लाई के तरीके हैं और एक बिलियरी ट्रैक का है। और बिलियरी ट्रैक कहाँ ओपन होता है? गट में। तो गट से कोई भी चीज बिलियरी ट्रैक के थ्रू लीवर में पहुंच सकती है, ठीक है। तो बाइल डक्ट और बिलियरी ट्रैक ये मोस्ट कॉमन है। क्यों? क्योंकि आपके सबसे ज्यादा माइक्रोब्स जो होते हैं वो गट में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब जैसे कॉमन बाइल डक्ट स्टोन हो गया। अच्छा, एक जनरल पैथो का जो रूल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा भी होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन इज अ मेन कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मेन कॉज है, ठीक है। अगर यहाँ से आगे नहीं जा रहा तो यहाँ स्टेसिस है। जब स्टेसिस होती है, फ्लो रुक जाता है, तो टाइम मिलता है माइक्रोब्स को ग्रो होने में, ठीक है। तो इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो मेजर काज है। अपेंडिसाइटिस की क्या पैथोलॉजी है कि अपेंडिसाइटिस में फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है, फिर वहां इन्फेक्शन होता है। कहीं भी जो क्या कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टिसिस है, ब्रोंकाई की जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो निमोनिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो इन्फेक्शन का चांस होता है, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन का हो सकते हैं। कोलेंजियोकार्सिनोमा, कोलेंजियोकार्सिनोमा में भी तो ना, मतलब ये अगर डक्ट हम बना रहे हैं बाइल डक्ट, ये अगर बाइल डक्ट थी तो सेल्स यही होते हैं जो कॉमन बाइल डक्ट को लाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर इनका कैंसर है तो उसने ल्यूमन में ग्रो करना है, और अगर वो ल्यूमन में ग्रो करेगा तो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा। फिर सीबीडी स्ट्रक्चर। अब सीबीडी स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं? कॉमन बाइल डक्ट स्ट्रक्चर तब बनते हैं, टेक्निक होती है एमआरसीपी और ईआरसीपी। मतलब ये क्या है, इमेजिंग टेक्निक्स हैं, थेराप्यूटिक भी होती हैं। तो अगर आपने मतलब करते करते जो आपका प्रोब है वो इधर लग गया, ठीक है, तो यहाँ इंजरी हो गई। पहले क्या होगी? इंजरी, फिर क्या होगी? उसकी प्रोलिफरेशन। जब प्रोलिफरेशन होगी तो हो सकता है वो इससे अटैच हो जाए, मतलब इंजरी के बाद रिपेयर होता है, रीजनरेशन होता है। अगर वो रिपेयर मोर देन डिमांड हो, जरूरत से ज्यादा हो, तो फिर क्या बन जाते हैं? स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन क्या करवाती है? इन्फ्लेमेशन। और अगर इन्फ्लेमेशन बाइल डक्ट में हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? कोलेंजाइटिस। और कोलेंजाइटिस की वजह से फिर क्या बन जाता है? पायोजेनिक लीवर एब्सेस। तो ये एक रूट ऑफ इन्फेक्शन। अच्छा, अगर इसमें क्या हो, क्योंकि ये कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी प्रेजेंट होगा, ये 25% केसेस में प्रेजेंट होता है। और लीवर फंक्शन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं? एएसटी, एएलटी और एएलपी, ठीक है। एएसटी स्पेसिफिक होता है अल्कोहलिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया से, एएलटी वायरल हेपेटाइटिस के लिए, एएलपी गाल ब्लैडर या बाइल डक्ट की पैथोलॉजी के लिए। क्योंकि इसमें बाइल डक्ट इन्वॉल्व है तो इसमें मोस्ट कॉमन जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी? एएलपी इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपकी बेसिक से लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पोर्टल वेन सेकंड रूट है। अगर अपेंडिकुलर परफोरेशन हो जाए या डायवर्टिकुलाइटिस हो, ठीक है, तो उसी वजह से भी क्या होगा? पायोजेनिक लीवर एब्सेस इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि अपेंडिसाइटिस है, डायवर्टिकुलाइटिस है, दोनों जगह पे गट में क्या है? इन्फ्लेमेशन है। लेकिन उन इन्फ्लेमेटरी जो एरियाज हैं दोनों, उनका जो वेनस ब्लड है वो जो कहाँ जाना है? वो लीवर से गुजरना है। जब वहां इन्फ्लेमेशन है, वहां इन्फेक्शन है, और वहां से आया हुआ ब्लड लीवर से गुजरेगा, तो माइक्रोब के चांसेस है ना कि वो लीवर में जा सकते हैं, वहां एब्सेस बना सकते हैं। तो पोर्टल वेन सेकंड मोस्ट कॉमन है। फिर है हिपैटिक हार्ट। ये तभी होता है जब आपका हिमेटोजेनस इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। और ये कॉमन है क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज में। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज एक इम्यूनो मतलब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जिसमें NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। तो मतलब न्यूट्रोफिल किल नहीं कर पाते बैक्टीरिया को, तो ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज है। फिर इसमें क्या होता है? डिफेक्टिव न्यूट्रल फंक्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। जब हार्ट में जाएगा और हार्ट से तो फिर जिस जिस ऑर्गन को ब्लड जा रहा है तो उसको ब्लड जाएगा, और पायोजेनिक लीवर एब्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। लास्ट जो रूट है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम पायोथोरैक्स। लीवर क्या है? जस्ट डायाफ्राम के नीचे है, तो पायोथोरैक्स में भी अगर हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। फिर सब डायाफ्रामेटिक एब्सेस, डायाफ्राम के नीचे समटाइम्स एब्सेस बन जाता है, उससे लीवर में पायोजेनिक एब्सेस बन सकता है।
एक्यूट सुपरेटिव कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अच्छा, एक हमने इसमें आपने मुझे बताना है कोलिंजाइटिस और एक्यूट सुपरेटिव कोलिसिस्टाइटिस में क्या फर्क है, ठीक है। या जो हमने पहले डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया कि इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद चांसेस इन्फेक्शन के ज्यादा हो गए और फिर उन इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई वो उन्होंने ये इन सेल्स को जो लाइन करते हैं बाइल डक्ट को, उन्हें सराउंड कर लिया और इसको हम क्या कहते हैं, कोलिंजाइटिस कहते हैं। कोलिंजाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस में क्या फर्क है? अगर तो बाइल डक्ट इन्वॉल्व हो तो क्या कहते हैं, कोलिंजाइटिस कहते हैं। और अगर आपका गाल ब्लैडर इन्वॉल्व हो, ठीक है, या गाल ब्लैडर की वॉल, जैसे ये गाल ब्लैडर की वॉल है, ठीक है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। या फिर पेरीनेफ्रिक एब्सेस हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लीवर है, मैं आपको ये 4 पॉइंट ऐसे एनाटॉमी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। ये लीवर है आपका, ठीक है, ये लीवर, इससे ऊपर क्या है, डायाफ्राम है। यहाँ क्या होगा, सब डायाफ्रामेटिक एब्सेस। यहाँ क्या होगा, डायाफ्राम से ऊपर पायोथोरैक्स, ठीक है। यहाँ क्या है, गाल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक्यूट सुपरेटिव कोलिसिस्टाइटिस। और इधर क्या होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ लीवर पे आपका किडनी, तो पेरीनेफ्रिक एब्सेस से भी लीवर में जा सकता है। तो ये 4 रूट है हमारे पास। फर्स्ट सब डायाफ्रामेटिक एब्सेस, पायोथोरैक्स, कोलिसिस्टाइटिस और पेरीनेफ्रिक एब्सेस। तो ये सारे एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल फीचर। एब्सेस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में क्या होता है, फीवर। और एब्सेस और एक कॉमन इन्फेक्शन में फर्क ये है कि एब्सेस में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं और उनकी लाइसिस भी हो रही होती है, क्योंकि एब्सेस में आपको पता है पस होती है। पस क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, डेड न्यूट्रोफिल या बैक्टीरिया जो होता है जो आफ्टर, तो उसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स की लाइसिस भी हो रही होती है। और माइक्रोब्स की लाइसिस या न्यूट्रोफिल की लाइसिस से क्या रिलीज होता है, साइटोकाइंस, और बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं साइटोकाइंस। तो एक सिर्फ फीवर होना जिसमें कंटिन्यूसली स्टेबली थोड़े थोड़े साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं, और फीवर को कौन से साइटोकाइन इंड्यूस करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सर्जरी का पार्ट नहीं है, इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ अल्फा, ठीक है। तो वो फीवर को मतलब हाइपोथैलेमस में जाके करते हैं। लेकिन एब्सेस में क्या होता है कि लाइसिस हो रही होती है तो साइटोकाइंस का एकदम बस्ट होता है, ठीक है, और उस वजह से चिल्स और रिगर होती है, ठीक है। तो चिल्स और रिगर और एक नॉर्मल फीवर में ये फर्क है, अगर साइटोकाइन बस्ट में रिलीज हो तो चिल्स और रिगर। फिर एब्डोमिनल पेन होगा, एनोरेक्सिया, क्योंकि लीवर इन्वॉल्व है, एब्डोमिनल पेन है तो खाने को किसका दिल करेगा, एनोरेक्सिया। फैटीग, ठीक है, सारी एनर्जी तो आपके माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हैं। और 20 to 25% केसेस प्रेजेंट विद जॉन्डिस। और अगर हमने पढ़ा कि रूट ऑफ इन्फेक्शन असेंडिंग हो, बिलियरी ट्रैक्ट से हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो। लैब पैरामीटर क्या होंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमने पढ़ा एएलपी स्पेसिफिक होता है बाइल डक्ट्स के लिए, जीजीटी भी स्पेसिफिक है बाइल डक्ट के लिए। अच्छा, एएलपी और जीजीटी में क्या फर्क है, एएलपी के बॉडी में 2 सोर्सेज है। आप लीवर फंक्शन टेस्ट करते हो, एएलपी ज्यादा आता है तो आप कंफर्म मतलब फुल श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि गाल ब्लैडर पैथोलॉजी, हो सकता है बोन पैथोलॉजी हो। क्यों, क्योंकि बोन का भी यही मार्कर है, अल्कलीन फॉस्फेटेज, ठीक है। अल्कलीन फॉस्फेटेज जो है वो बोन का भी है मार्कर। और जो सेकंड है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, जीजीटी, ये स्पेसिफिकली लीवर का है। अगर ये हाई है तो आप कंफर्म कह सकते हो कि गाल ब्लैडर पैथोलॉजी है या बाइल डक्ट पैथोलॉजी है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो लैब पैरामीटर क्या है, 5 न्यूक्लियोटाइड डेज इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अब ये भी मतलब उसी का पार्ट है और इसकी इंपॉर्टेंस मुझे इस वक्त क्लियर नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा इसका क्या रोल है। डायग्नोसिस, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, अल्ट्रासाउंड, हाईली सजेस्टेड। अगर हो अल्ट्रासाउंड पे आपको लगे कि कोई एब्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है, एस्पायरेशन कर लें आप और उसको कल्चर कर लें। कल्चर क्यों करना है, सिर्फ एस्पायरेशन से काम क्यों नहीं चला, कल्चर इसलिए करना है कि किस माइक्रोब से है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग उसके एंटीबायोटिक देनी है। फिर परक्यूटेनियस कैथेटर ड्रेनेज करते हैं एब्सेस की और साथ एंटीबायोटिक। फिर मैंने आपको बताया था सेकंड एब्सेस जो होता है मोस्ट कॉमन, वो एमोइबिक लिवर एब्सेस है, एंटोएमोइबा हिस्टोलिटिका, और ये मोस्ट कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज में, हमारे एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में। मोस्ट कॉमन रूट जो है इसका फिको ओरल है, ये यंग पेशेंट में कॉमन है। इन्फेक्टिव स्टेज में क्या होगा, या एंटोएमोइबा हिस्टोलिटिका के अगर आप माइक्रो बायोलॉजी पढ़ी हो तो इसकी 2 वो होती हैं, एक में
इसको क्या कहते हैं, ट्रोफोजाइट, जिसमें फ्लैजेला होता है, ठीक है, ये फ्लैजेला होता है। और एक क्या होती है, सिस्ट, इसकी 4 मतलब उसमें ये ऐसी होती है, क्वाड न्यूक्लिएट, एक ऐसी सिस्ट होती है जिसमें 4 न्यूक्लियस हो, तो क्वाड न्यूक्लिएट सिस्ट होती है, फिर वो ऑक्टा न्यूक्लिएट सिस्ट बनती है, फिर वो ट्रोफोजाइट बन जाता है, और फिर क्या बनते हैं, फ्लैश शेप अल्सर बनते हैं। ये किधर बनते हैं, कोलोन्स में। लेक्चर मरियम मैं तो वैसे नॉर्मली रखता हूँ 2 आवर्स का, लेकिन देखें हम 40 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको ये पसंद आता है तो या तो 40 मिनट की रोजाना क्लास होगी, या फिर 2 आवर की क्लास होगी 2 दिन, ठीक है, इस तरह हो सकता है। या 40 मिनट रेगुलर 6 डेज, ठीक है, वो भी उतना ही टाइम बनेगा, और 240 मिनट्स, या फिर 2 आवर्स 2 दिन, कोई भी, वो जो मेरे शेड्यूल में नहीं होगा, क्योंकि मेरा साथ साथ शेड्यूल चल रहा है उसका, कोचिंग का, तो उसके अलावा हम 2 दिन रख लेंगे। और अगर 40 मिनट का रखना है तो फिर हम रात 8 बजे रखेंगे। फिलहाल मैं बस ये चैप्टर कंक्लूड करता हूँ तो हम एंड कर देंगे। अच्छा, फ्लैश शेप्ड अल्सर्स है, मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है इसकी, कोलोन, मतलब मैंने क्या बताया आपको, असेंडिंग कोलोन में और सिकम में होते हैं, ठीक है। एमोइबिक कोलाइटिस भी कहते हैं, एम्बियोमा भी बन सकता है। एम्बियोमा जैसे क्या है, जस्ट लाइक एब्सेस है, कि अगर एब्सेस बन रहा है इसकी वजह से, या ग्रेनुलोमा बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एम्बियो। ओके, अगर आपने हॉस्पिटल जाना है तो बस हम ये टॉपिक लीवर एब्सेस वाला कंप्लीट करते हैं, देन इसे रखते हैं। अच्छा, एंटोअमाइबा हिस्टोलिटिका जो है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन के थ्रू जाता है। मैंने आपको बताया फिको ओरल ट्रांसपोर्ट है इसका। अगर फिको ओरल ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब ये गट में आएगा, गट में आने के बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक में से पोर्टल वेन में जाएगा, और पोर्टल वेन से फिर ये लीवर में पहुंचता है। ये क्या करवाता है, हिस्टोलाइसिस करवाता है। हिस्टो किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। हिस्टो किसको कहते हैं, सेल को। तो हिस्टोलाइसिस का क्या मतलब है, सेल लाइसिस ऑफ हिपेटोसाइट्स, नेक्रोसिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, और उस वजह से क्या बन जाती है, एंकोवी सॉस पस, ये इसका हॉलमार्क है, ठीक है। इसके एब्सेस में एंकोवी सॉस पस बनती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, एब्डोमिनल पेन, फीवर, वही फीचर है सेम, एनोरेक्सिया, फैटीग। लेकिन इसमें क्योंकि ये पैरासाइट है और इससे इतने साइटोकाइन रिलीज नहीं होते जो फीवर, मतलब फीवर इसमें ज्यादा नहीं होता, चिल्स और रिगर जो हमने एब्सेस में पढ़ा था। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हुआ होगा। लीवर का फंक्शन अगर आपने चेक करना है क्रॉनिक बेसिस पे, तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7 पे डिपेंडेंट होता है, और फैक्टर 7 की शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है, इसलिए ये सबसे पहले इंक्रीज होता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, आपने अल्ट्रासाउंड करना है उसी तरह जैसे पायोडेनिक लीवर एब्सेस में था, सीटी स्कैन करना है, और फिर डायग्नोसिस उसमें कंफर्म कैसे हुई थी, एस्पायरेशन से। इसमें आपने एस्पायरेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप एस्पायरेशन करेंगे भी तो इसकी जो मतलब एब्सेस होता है वो बड़ा थिक सा होता है, पेस्ट टाइप, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, एमोइबिक सीरोलॉजी, एलिजा, एंजाइम लिंक ऐसे इसका एंटीजन चेक करते हैं, और डायग्नोसिस आपका कंफर्म हो जाता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रोनिडाजोल, 750 mg है, थ्राइस अ डे आप देंगे 10 to 14 डेज के। ये हाइटेड सिस्ट से पहले पहले हमने इसे कंप्लीट करना है, ये एब्सेस की कॉम्प्लिकेशन। इंडिकेशन ऑफ एस्पायरेशन क्या है, मोइबिक लीवर डिजीज में 3 to 5 डेज, ठीक है। अगर मेट्रोनिडाजोल देने पर नहीं हो रहा सही तो फिर आपने एस्पायरेशन करनी है। हाई रिस्क एब्सेस हो, ठीक है, लो मतलब जो एंकोवी पेस्ट का साइज है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर नजर आ रहा हो, डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी हो, आप डायग्नोज नहीं कर पाए एलिजा ही है या कोई और है, फॉरेन बॉडी है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, और प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मेट्रोनिडाजोल आप दे नहीं सकते, इसलिए बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपको फिर पता नहीं है कि आपने मेडिसिन कौन सी यूज करनी है, मेट्रोनिडाजोल के साथ कौन सी एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया का है। डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी में तो बेटर ही है कि आप उसे निकाल दें, रिसेक्ट कर दें। और अगर एब्सेस बढ़ रहा है तो फिर आपकी मतलब कंप्रोमाइज होने का है कि लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाएंगे। और अगर रेजिस्टेंस होते हैं कुछ स्ट्रेन, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तब भी ये, तो मैंने आपको सर्जरी में स्टार्ट करने से पहले बताया, आपको ये पॉइंट याद रखने कि कब आपने ड्रेनेज करना है, कब सर्जरी करनी है, छोटी से छोटी। ट्रीटमेंट फॉर कैरियर्स क्या है, जो एसिम्प्टोमेटिक हो उनके लिए भी, वो सिस्ट पास करते हैं, वो सोर्स होते हैं दूसरों के लिए, उनके लिए पैरामाइसिन, इडोक्विनोल और डाइलो ऑक्सानाइड फ्यूरेट, ये क्या है आपके प्रोफाइलेक्सिस ड्रग है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर ये रप्चर हो जाएगा पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। अगर रप्चर हो जाता है तो फौरन आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी है,
पेरिटोनियल लेवाज देना है, उसको ड्रेन कर देना है। ठीक है, रप्चर इनटू पेरिटोनियल कैविटी ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। प्लूरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी मोस्ट कॉमन, प्लूरल कैविटी सेकंड मोस्ट कॉमन। क्यों? क्योंकि ये लीवर है, ऊपर ही डायाफ्राम है और यहीं प्लूरा होती है। ठीक है, तो ऊपर भी रप्चर हो सकता है। अगर यहाँ लीवर के इधर बना है एब्सेस, तो वो प्लूरल कैविटी में भी रप्चर हो सकता है। तो आईसीडी इंसर्शन करना है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज कहते हैं इसको। रप्चर इनटू पेरिकार्डियल कैविटी ये थर्ड मोस्ट कॉमन है। फिर भी आपने क्या करनी है, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस, मतलब कहीं भी रप्चर किसी भी कैविटी में आपने वहां से ड्रेन करना है। लेवाज आप सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी का दे सकते हैं, बाकी किसी कैविटी का आप लेवाज नहीं दे सकते। हार्ट का दोगे, पेरिकार्डियल कैविटी का दोगे तो हार्ट कंप्रेस हो जाएगा, प्लूरल कैविटी का दोगे तो लंग श्रिंकेज हो जाएंगी, तो उनका लेवाज नहीं देना। पेरिटोनियल कैविटी का आप दे सकते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ कंक्लूड होता है। और जैसे आपको ने लोगों ने डिसाइड करना है, तो 3 मंथ में अगर हम रेगुलर क्लास रखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, क्लास एंड है, आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। अजीम, आपको समझ आई है?